हाय स्टूडेंट, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में हम लोगों ने लेक्चर 15 में के पार्ट फर्स्ट में देखा था कंपैरिजन ऑफ लूप्स। और बच्चों, लूप के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर 12 to 13 में पढ़ लिया है कि लूप के सिंटैक्स क्या है, लूप की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लूप का यूज़ हम कब और क्यों करते हैं। और लेक्चर 15 में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि कंपैरिजन ऑफ लूप्स मीन्स कि कौन कौन से लूप हमारे होते हैं और ये आपस में कैसे काम करते हैं, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में लेक्चर 15 में हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप और देखेंगे कि नेस्टेड ऑफ लूप्स क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नेस्टेड लूप मीन्स अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। मीन्स नेस्टेड लूप का मतलब एक लूप स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरा लूप स्टेटमेंट। दैट इज वाई नेस्टेड लूप आर आल्सो कॉल्ड लूप इनसाइड लूप। इसलिए नेस्टेड लूप को हम लूप के अंदर लूप भी कहते हैं या नेस्टेड लूप हमारा लूप के अंदर लूप भी कहा जाता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर द डिफाइनिंग एनी नंबर ऑफ लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम नेस्टेड लूप का प्रयोग कर रहे हों तो वहाँ पे हमारे पास या हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम उस लूप के अंदर कितने भी लूप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम एक लूप का यूज करें, एक से अधिक लूप का भी यूज कर सकते हैं। द नेस्टेड लूप, द नेस्टिंग लेवल कैन बी डिफाइंड एट n टाइम। इसके कहने का मतलब है कि नेस्टिंग हम हमारा n टाइम्स तक कर सकते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 4 5 6 so on। जहाँ तक आपकी इच्छा है उतने नेस्टेड का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेस्टेड हमारा कितने तरह का होता है। तो हम लोगों ने बच्चों लूप के बारे में भी पढ़ा कि लूप हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। और सारे लूप का हमारा एक नेस्टेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। Using a for loop within another for loop is said to be nested for loop। Means एक for loop के अंदर दूसरा for loop यूज करना ही हमारा nested for loop कहलाता है। In nested for loop, one or more statement can be included in the body of the loop। मतलब nested for loop के अंदर या nested for loop की बॉडी के अंदर एक या एक से अधिक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं या एक से अधिक स्टेटमेंट शामिल किए जा सकते हैं। इन नेस्टेड फॉर लूप द नंबर ऑफ इटरेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इटरेशंस इन द आउटर लूप मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इटरेशंस इन द इनर लूप। बच्चों, इसको थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो आप लोग समझिए कि नेस्टेड फॉर लूप तभी होगा जब हम एक लूप के अंदर दूसरे लूप का यूज़ करेंगे। इसको समझने के पहले हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। नेस्टेड फॉर का हमारा सिंटैक्स ये होता है, तभी ये हमारा समझ में आएगा। आप देखिए, एक फॉर लूप ये यूज़ किया गया है और दूसरा फॉर लूप ये यूज़ किया गया है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर लूप है और इसी के अंदर हमारा दूसरा फॉर लूप का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। और आप देखिए, इसी के अंदर ये हमारा दूसरा फॉर लूप यूज किया गया है। तो डिफिनीशन भी यही है कि यूजिंग अ फॉर लूप विद इन अनदर फॉर लूप इज सेड टू बी द नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप अगर यूज किया जाता है तो वो हमारा नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। ठीक है, अब आप देखिए, नेस्टेड फॉर लूप में हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉर लूप के सिंटैक्स क्या होते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और
फ्लो कंट्रोल या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे तो इसके भी हमारे सिंटैक्स वही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरा फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो उसके सिंटैक्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर हमने लिखा i इज इक्वल टू 1, कंडीशन लिख दिया i इज लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस, ये हमने यहाँ पर कंडीशंस लिखा और ये हमारे ये सेमीकोलंस का यूज किया गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 4 और j प्लस प्लस, ये हमारा दूसरा फॉर लूप हो गया है और ये हमारा पहला फॉर लूप हो गया। इसी के अंदर हमारा ये फॉर लूप काम कर रहा है। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या, आउटर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप या आउटर लूप हम कह सकते हैं, और इसे क्या कहेंगे, बोलिए आप लोग मन में, इनर फॉर लूप। ठीक है, या इनर लूप। तो ये हमारे दो लूप हैं, पहला हमारा आउटर होता है और दूसरा इनर लूप होता है। इसके बारे में जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी हम बताएंगे कि पहला हमारा आउटर लूप रो के लिए चलता है, इनर लूप कॉलम के लिए चलता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जब लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तभी इसके बाहर आता है, अदरवाइज इसी के अंदर ये हमारा काउंटर चलता रहता है। तो आप बताइए कि ये अगर पहली बार हमारी ये कंडीशन सही हुई, कह रहा क्या एक हमारा 3 से छोटा है, कंडीशन सही, तो सीधा ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस लूप की कंडीशंस कितनी बार सही होगी, 1 2 3 4 बार। मीन्स एक बार इसकी कंडीशन सही हुई तो 4 बार इसकी कंडीशन सही होगी। 5वीं बार ये यहाँ से बाहर चला आएगा, मीन्स इस लूप के पास पहुँचेगा। और ये इसकी कंडीशंस दूसरी बार सही होगी तो फिर ये 4 बार चलेगा। क्यों 4 बार चलेगा, क्योंकि फिर से j की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस तीसरी बार चली तो ये कितनी बार फिर से चलेगा, ये चौथी, ये 4 बार चलेगा। अब आप जोड़िए बच्चों, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स ये टोटल लूप हमारे कितनी बार चले, ये हमारे लूप 12 टाइम्स चले। कैसे ये निकला, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि नेस्टेड फॉर लूप द नंबर ऑफ इटरेशंस विल बी इक्वल टू, इटरेशंस मतलब रिपीटिशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स, will be equal to number of iterations in the outer loop, मतलब outer loop कितनी बार इटरेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन 3 बार सही हो रही है। और इनर लूप कितनी बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द इनर लूप। इनर लूप हमारा 4 बार चल रहा है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये आ गया कि टोटल हमारा 12 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। और ये क्यों 12 टाइम्स होगा, इसको हमने बता दिया कि एक बार चलेगा तो ये 4 बार चलेगा, फिर ये 4 बार चलेगा, फिर ये 4 बार चलेगा। इस तरह से ये हमारा होता है कि हमारे इनर लूप कैसे काम करते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है जिसके बारे में हमने अभी देखा। तो अब एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये ओपन करली ब्रेसेस पहले फॉर लूप का, इसके अंदर एक और फॉर लूप यूज किया गया तभी ये नेस्टेड फॉर लूप कहलाया। ये हमारा पहला है और ये दूसरा फॉर लूप है। आप देखिए इसी के अंदर ये फॉर लूप का यूज किया गया है। ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे। इसका फॉर यहाँ पे क्लोज हुआ और इसका फॉर यहाँ पे क्लोज हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज किया जाए तो वो हमारा नेस्टेड फॉर कहलाता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि
फ्लो चार्ट्स हमारे नेस्टेड फॉर के क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स हम आई और जे यहाँ पे लिख सकते हैं। कंडीशंस ये हमारे आउटर लूप की है और ये कंडीशंस हमारे इनर लूप की है। ये हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा है आउटर लूप और ये कंडीशंस हैं हमारे इनर लूप की। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन सही होगी तो सीधा यहाँ पर आएगा, इनर लूप के कंडीशंस को चेक करेगा। फिर ये सही होगी तो इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा, जितनी बार सही होती रहेगी उतनी बार इसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। कंडीशन फॉल्स यहाँ से आया, फिर ये आउटर लूप पे हमारा पहुँच गया, दूसरी बार इसकी कंडीशन चेक किया, फिर एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन फॉल्स तीसरी बार, और चौथी बार जब ये फॉल्स हो गई तो आउटर लूप से हमारा स्टेटमेंट को प्रिंट कराया और प्रोग्राम स्टॉप हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट काम करता है। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को, हम लोगों को कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है कि आउटर लूप हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं या क्या करने। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है नेस्टेड फॉर लूप का और ये इसका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, अगर हम देखें तो बच्चों इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, आप इसको विशेष ध्यान दीजिए कि जो हमारा इस तरह से होता है ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं ROW, और जो हमारा ऐसे होता है इसको हम बोलते हैं COL मतलब कॉलम और ROW मतलब रो। अब आप देखिए कि इसमें कितने रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 2। इसमें 4 रो और 2 कॉलम्स हमारे हैं। ठीक है, या इसको अभी आप छोड़ दीजिए, तो आप ये देखिए कि आउटर लूप हमारा ये है जो किसके लिए चलता है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब हम एरे यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें ये हमको काम देगा। और ये हमारा किसके लिए चलता है, कॉलम के लिए। और बच्चों जब हम एक टेबल ड्रा करते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा रो एंड कॉलम का। ठीक है, अब आप देखिए इसे हम बोलते हैं रो और इसे बोलते हैं कॉलम। तो आप बताइए कि इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। चलिए इसको हम एक और कॉलम बना लेते हैं, इसमें 2 रो और 4 कॉलम हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा आउटर लूप होता है मतलब वो ये हमारा रो के लिए चलता है और जो इनर लूप होता है ये हमारा कॉलम के लिए चलता है। अब चूंकि फॉर लूप के सिंटैक्स को हम लोग जानते ही हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। यहाँ पे आई और जे 2 वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है जिसे हम कहते हैं लूप काउंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है आई और जे। यहाँ पर लिखा फॉर लूप के अंदर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2 और i प्लस प्लस। जब हमारा कंपाइलर इसके अंदर आया तो देखा कि i की वैल्यू यहाँ पर 0 है। बोला क्या 0 हमारा 2 से छोटा है, तो आप बताइए कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये कंडीशंस होगी ट्रू, ये हमारा 0 2 से छोटा है, यस कंडीशन हो गई ट्रू। और कंडीशन ट्रू होने के बाद ये सीधा यहाँ से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा तो देखा एक और फॉर लूप लिखा गया है जिसको हम लोग इनर लूप बोलते हैं। यहाँ देखा कि जे की वैल्यू 0 है, कह रहा क्या 0 हमारा 4 से छोटा है, ये कंडीशंस हमारी हो गई ट्रू। और ट्रू होने के बाद ये फिर आगे बढ़ा तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक प्रिंटफ स्टेटमेंट। हम उसी टेबल को फिर से ड्रा करते हैं। कितने कॉलम्स थे हमारे, 4 कॉलम थे और कितने रो थे, 2 रो थे। और हम लोग जानते हैं
आउटर लूप किसके लिए चलेगा, रो के लिए, और इनर लूप हमारा किसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए। तो अब देखिए अभी यहाँ से हमारा इनर लूप में आ गया है बच्चों। इसके बाहर कब निकलेगा, जब ये कंडीशंस हो जाएगी फॉल्स। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये इसके बाहर नहीं जाएगा। अब जब ये कंडीशंस हो गई ट्रू कि 0 हमारा 4 से छोटा है, कंडीशंस ट्रू, तो आगे आया देखा कि इस ब्लॉक में क्या लिखा गया है, इस ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा गया है जो क्या कर रहा है, आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहा है। ठीक है, क्या करा रहा है, आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो अभी यहाँ पर हमारा आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, और कॉमा लगा है, और जे की भी वैल्यू क्या है, यहाँ पर जे की भी वैल्यू हमारी है 0, तो यहाँ पर 0 और 0 को प्रिंट करा दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जब आगे बढ़ा, ठीक है, जब ये आगे बढ़ा तो देखा कि यहाँ पर हमारा एक कंपाइलर यहाँ पर क्लोज करली ब्रेसेस लगा हुआ है। यहाँ से फिर ऊपर ये जाएगा, सीधा लौट कर इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा। जब ये इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास यहाँ से पहुँचा तो जो जे की वैल्यू 0 थी, अभी जे की वैल्यू बढ़कर यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनिशियलाइजेशन के बाद फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, केवल यहीं से हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है। अब कह रहा है क्या, एक हमारा 0 से छोटा, 4 से छोटा है। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने देखा कि इसमें हमने 0 और 0 को प्रिंट करा दिया था, ठीक है, उसके बाद /n लगा है, ये यहाँ पर आके वेट करने लगा। अब चूंकि आया तो एक हमारा 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, और आई और जे को प्रिंट करा दिया। आई की वैल्यू बच्चों क्या है, आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई है, 1, तो यहाँ पर 0,1 को प्रिंट करा दिया। अब फिर यहाँ से गया, जे की वैल्यू बढ़ाया, हो गई 2, हमारी कंडीशन ट्रू, 2 हमारा 4 से छोटा है, फिर 0, यहाँ पर आई जे को प्रिंट कराएगा, 0 और 2, फिर यहाँ से गया वैल्यू को बढ़ाया, यहाँ हो गई 3, 3 हमारा 4 से छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू, आई और जे की वैल्यू को बढ़ाया, आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 3, तो ये एक बार ये 0 और 3 को प्रिंट कर दिया। जब यहाँ से पुनः गया ये यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, कह रहा क्या 4 हमारा 4 से छोटा है ना, कंडीशन फॉल्स, तो इस लूप से बाहर आया, और जब इस लूप से बाहर आया तो देखा कि एक और /n लगा हुआ है। इसके बाद हमारा कंपाइलर यहाँ पर आ गया, हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए इतना प्रिंट हो गया कि नहीं प्रिंट हो गया। अब चूंकि यहाँ से अभी इस लूप से बाहर नहीं जाएगा, इसकी कंडीशंस एक बार ट्रू हुई है, इस लूप से बाहर न जाके अभी कहाँ पहुँचेगा, अभी ये पहुँचेगा इसके इंक्रीमेंट के पास। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब बच्चों जब यहाँ से ये गया और आई की वैल्यू हो गई 1, तो इसको तो भूल ही जाएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के बाद फॉर लूप में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब चेक करेगा क्या, एक हमारा 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पर इसके पास आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर ये लूप पुनः इनिशियल स्टेज से चलेगा, मीन्स 0 से लेकर जो है 3 बार तक ये चलेगा। फिर अब देखिए 0 हमारा क्या 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, आई जे को प्रिंट किया, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया। जे की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जे की वैल्यू बढ़ी 1 हो गई, तो कंडीशन ट्रू, एक हमारा क्या 4 से छोटा है, यस, आई की वैल्यू 1 है, 1 को प्रिंट किया, जे की वैल्यू यहाँ बढ़कर 1 हो गई है, 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है,
फिर इसकी वैल्यू बढ़ाया 2, कंडीशंस ट्रू, आई की वैल्यू हमारी 1 है, 1 को प्रिंट किया, जे की वैल्यू 2 है, 2 को प्रिंट किया। अब इसकी कंडीशंस हो गई 3, आई की वैल्यू बढ़कर कंडीशंस हमारा चौथी बार भी ट्रू, आई की वैल्यू को प्रिंट किया 1 और जे की भी वैल्यू को प्रिंट किया 3। अब जब ये कंडीशंस हो जाएगी फॉल्स तो यहाँ पर आएगा नई लाइन पर, फिर इसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा, इसकी कंडीशंस होगी 2 और कंडीशंस हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने के केस में इस लूप से ये बाहर चला आएगा और हमारा ये आउटपुट हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो बच्चों उपरोक्त हमारा जो ये क्या करा, इन द above example we have a for loop inside another for loop, this is called the nesting for loop। उपरोक्त उदाहरण में हमारे पास एक for loop के अंदर दूसरा for loop यूज किया गया है, इसलिए इसको हम nested for loop कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा nested for loop का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये हमारा इनिशियल काउंटर है, ये हमारा लूप 1 से 5 तक चलेगा और ये भी हमारा लूप 1 से 5 तक चलेगा। हम लोग जानते हैं आउटर लूप जब एक बार चलता है तो इनर लूप तब तक चलता है जब तक इसकी कंडीशंस सही होती रहती है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रिंटफ में इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम आई और जे को प्रिंट करा रहे थे, यहाँ क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ हम जे को प्रिंट करा रहे हैं। जब ये लूप एक बार चला तो ये हमारा कितनी बार चलेगा, ये हमारा 5 बार चलेगा। कह रहा है जे इक्वल टू 1, यस। क्या जे हमारा 5 से छोटा है, यस, हमारी कंडीशंस ट्रू। उसके बाद कहा कि जे को प्रिंट करा दीजिए, तो बच्चों जे की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। अभी देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे /n नहीं लगाया हुआ है और आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे /n लगा हुआ है, इसलिए ये आई जे को प्रिंट करने के बाद नई लाइन में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर /n न लगा होने के कारण ये नई लाइन पे न आके 1 को प्रिंट करने के बाद यहीं इसके आगे वेट करता रहेगा। अब जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। कह रहा क्या 2 हमारा 5 से छोटा है, यस। ये दूसरी बार हमारी कंडीशन सही हुई, 2 को प्रिंट कर दिया। इसकी वैल्यू हुई 3, तीसरी बार कंडीशन सही हुई, जे को प्रिंट किया। इसकी कंडीशन हुई 4, चौथी बार कंडीशन सही हुई, जे की वैल्यू प्रिंट कर दिया, कितनी है 4, तो 4 प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू बढ़कर हो गई 5, पांचवी बार कंडीशन सही हुई और जे की वैल्यू 5 प्रिंट कर दिया। अब ये 1 to 5 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब बच्चों जब इसकी कंडीशंस हो गई 6 तो ये कंडीशंस हो गई फॉल्स और फॉल्स होने के बाद ये हमारा कंपाइलर इसके बाहर आया और यहाँ पर देखा एक हमने /n लगा दिया है जो इस लाइन पर नई लाइन पर आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ से भी बाहर तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये कंडीशंस नहीं फॉल्स होगी, यहाँ से सीधा गया फिर आउटर लूप के पास। चूंकि अब इसको इवेल्युएट नहीं करेगा, यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़कर हो गई है 2। कह रहा है क्या 2 हमारा 5 से छोटा है, बचाओ हमारी कंडीशन सही होगी कि फॉल्स, ये कंडीशन हुई ट्रू। आगे बढ़ा, देखा जे इक्वल टू 0, ये भी हमारा फिर से इवेल्युएट करेगा तो कितनी बार चलेगा बच्चों, 5 बार चलेगा और फिर जे की वैल्यू 1 to 5 प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे ही ये हमारा लूप चलता रहेगा, 5 बार इसको प्रिंट किया और 5 बार इसको प्रिंट किया। अब आप देखिए यहाँ पर जो हम आपको रो एंड कॉलम की बात ऊपर समझा रहे थे, अब आप यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको हम बोलते हैं कॉलम
और इसको हम बोलते हैं रो। हमने बताया कि आउटर लूप हमारा रो के लिए चलता है और इनर लूप हमारा कॉलम के लिए चलता है। ठीक है, अब आउटर लूप जब हमारा 1 ये आया तो इसके आगे ही सारी वैल्यू को रखता हुआ चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जे की वैल्यू चूंकि हम प्रिंट करा रहे हैं तो 1 2 3 4 और 5 रख दिया। अब कंडीशंस हुई फॉल्स, आगे आया देखा /n, इस लाइन पर आया मतलब कि दूसरी रो पर आया, ये हमारा 2 हुआ था। अब यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराता हुआ चला गया। अब फिर कंडीशन हुई फॉल्स तो तीसरी रो पे आया, चौथी रो पे आया और पांचवी रो पे आया। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आउटर लूप हमारा रो के लिए और इनर लूप हमारा कॉलम के लिए चलता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर आगे देखिए, द वेरिएबल i and j is initialized to 1 for the first time when the program execution start in the for loop। कह रहा है कि जो इस लूप में जो हमारा प्रोग्राम लूप के अंदर हमारे प्रोग्राम में जो लूप स्टार्ट हो रहा है उसमें i और j दोनों की वैल्यू पहली बार हमने 1 को रखा था। द वेरिएबल i बिलोंग टू द आउटर फॉर लूप एंड वेरिएबल j बिलोंग्स टू द इनर फॉर लूप। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा वेरिएबल i आउटर के लिए काम किया और j हमारा इनर लूप के लिए काम किया। अब कह रहा है फॉर i इज इक्वल टू 1 इनर फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स, thus टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस इज 5 × 5 कितना हो गया भाई 25। तो ये दोनों लूप हमारा मिलकर 25 बार चले। तो इस तरह से हमारा आउटर लूप वर्क करता है। तो बच्चों ये हमारा था आउटर लूप, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। और नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप के माध्यम से हमने यहाँ पर एक और प्रोग्राम प्रिंट कराया है, एग्जाम्पल सी प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। अब यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए, जैसा हमारा ये ऊपर वाला लूप चल रहा है उसी तरह से हमारा ये वाला लूप भी वर्क कर रहा है, सेम कंडीशन है। अब यहाँ पर आउटर लूप हमने 5 बार चलाया था, लेकिन यहाँ पर आउटर लूप हमारा 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हम किसी की भी टेबल कितनी बार पढ़ते हैं 10 टाइम्स पढ़ते हैं, इसलिए 10 बार यहाँ पर चलाया गया है। हमको कितनी बार उसको गुणा करना है 5 से, 5 बार ये लूप हमारा चले, तो इसलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब ये चलेगा 1 बार चलेगा तो ये हमारा i × j 1 × 1 1 एकम 1, और उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1 × 2 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारा काम करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम सी प्रोग्रामिंग पर करके देखते हैं, सी एडिटर पर, कि हमारा ये कैसे काम करेगा। बच्चों जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो इस तरह से ये आउटपुट हमारे स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सी एडिटर पर इसको कैसे हम लोग रन करा के देखते हैं हमारा फॉर लूप कैसे सी एडिटर पर काम करता है। तो बच्चों अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग को ओपन करते हैं। ये यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड std.h मेन, और ये हमने कर दिया। अब एक फॉर लूप का यूज़ किया, हम पहले प्रोग्राम को देखते हैं। अब उसके बाद इसी के अंदर हमने लिखा j = 1, ठीक है। और अच्छा, पहला प्रोग्राम हमारा 0 से चला हुआ था, 0 1 0 2 इस तरह से प्रिंट किया था। तो चलिए अब हम इसको भी करके देखते हैं। j < हमारा क्या था 4 था, और ये j ++, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट
प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ था, जिसमें हमने क्या किया हुआ था, आई और जे की वैल्यू को क्या कराया था, प्रिंट कराया था, आई कॉमा जे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यूज किया हुआ था। लेकिन एक चीज़, उन दोनों के बीच में कॉमा भी आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज किया, इस फॉर लूप को हमने बंद किया और उसके बाद प्रिंटफ लिखा, और प्रिंटफ में हमने एक /n और लगा दिया, जिससे वो हमारा नई लाइन पर आ जाए। आउटर लूप क्लोज किया और मेन को क्लोज किया। थोड़ा सा यहाँ पे हम फॉर्मेटेड कर देते हैं, जिससे आपको पता चले कि लूप के अंदर लूप हमारा यूज किया गया है। ठीक है, और ये हमारा जब इसके बाहर आएगा तो देखेगा एक नया प्रिंटफ स्टेटमेंट। आइए इसको हम रन करा के देखते हैं। हमने कंट्रोल F9 किया, क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया हुआ है, कंट्रोल F9 और Alt F5। तो अब आप देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3 0 0 1 1 2 2 3 3, इस तरह से हमारा आया है। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 बार जे को प्रिंट करा लिया है, इसलिए इस तरह से आया। अब हम यहाँ पर आई को प्रिंट कराएंगे तो हमारा पिछला आउटपुट आ जाएगा, जिसको हम लोग प्रिंट करा रहे थे। एक सेकेंड, यहाँ पर हम CLR या CR का यूज कर लें, एज इंक्लूड stdio डॉट ठीक है। अब चलिए इसको हम रन कराते हैं, और यहाँ पर हमने CLR या CR का यूज ही नहीं किया, जिसके कारण हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कराया था। ठीक है, और चलिए जब हम इसको यूज ही कर रहे हैं तो हम get ch का भी यूज कर लें, जिससे हमको Alt F5 ना करना पड़े। कंट्रोल F9 हमने किया, और अब आप देखिए जो आउटपुट हम चाह रहे थे वो आउटपुट हमारी स्क्रीन पर आ गया, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, इस तरह से ये यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो जो हमारा एक्सप्लेनेशन इसके पहले था, सेम हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बन गया। अब बच्चों इसके बाद जब हम लोगों ने 5 को प्रिंट कराया, तो सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि हमने उस लूप को इक्वल टू 5 इसको भी करा दिया था, क्योंकि हमें 5 रो और 5 कॉलम को प्रिंट कराना था। और सीधा हमने क्या किया था, हमने जे की वैल्यू को प्रिंट करा दिया था, क्योंकि हर बार मुझे 1 to 5 प्रिंट करना था। और यहाँ से /n हटाकर हमने इसको कर दिया था। अब आप देखिए जब हम ये रन कराएंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर। अब अगर थोड़ा सा आप स्पेस चाहते हैं, यहीं पे %d के बाद स्पेस दे दीजिए, तो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस उनके बीच में आ जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसके बाद एक स्टार प्रिंट होता हुआ आए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर सिर्फ हम स्टार को लगा देंगे और उसके बाद इसको हम हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वहाँ पर स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। तो जहाँ हमारा नंबर्स प्रिंट होके आ रहा था वहाँ पे स्टार प्रिंट होके आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हम टेबल प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम लोग टेबल प्रिंट करा रहे हैं। तो टेबल प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर I × J किया था और ऊपर हमने लिख दिया था 1 0। अब इसको ज़रा हम रन करा के देखते हैं तो क्या आ गया, ये हमारा कहाँ गया भाई, हाँ, ये हमारा 1 से लेकर 5 तक की टेबल प्रिंट होके आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सा और, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 10। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक की टेबल हमारा प्रिंट होके आ गया है।
तो बच्चों इस तरह से हमारा नेस्टिंग ऑफ लूप वर्क करता है। आप इसको अगर चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की टेबल यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। तो अच्छा, अभी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर सीधा /T लगा दीजिए। अब आप देखिएगा कि सब के नीचे वो आएगा। 10 की टेबल इधर आ गई है, थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा ये नेस्टेड फॉर लूप वर्क करता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब हम लोग इसके बाद कल के लेक्चर में देखेंगे हम लोग नेस्टेड व्हाइल लूप। आप नेस्टेड फॉर लूप के सिंटैक्स को पढ़ते रहिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे प्रश्न कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, जिसका कंटेंट हम आप लोगों को भेज ही चुके हैं, उसमें नेस्टेड फॉर का या नेस्टेड लूप का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि आपको कौन सा प्रोग्राम नहीं समझ में आया है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए अभी आप कंसंट्रेट हो जाइए, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए और कहीं बाहर घूमने मत जाइए, क्योंकि अब कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। आप घर पे अभी आपको ज़्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। ओके, बाय बाय, टेक